चार्ल्स लो। अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझो तो ये रिलेशन आपको क्या कहता है, स्टेटमेंट में क्या कहता है, ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस varies directly with temperature, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में आपका डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी। के क्या हो गया आपका, एक कांस्टेंट हो गया आपका, ये कैपिटल टी ही रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो गया v अपॉन टी इक्वल टू के हो गया है ना। के का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। तो अगर मैं v और t का रेशो कांस्टेंट है, तो अगर मैं v को बदलूंगा और t को बदलूंगा तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, v2 अपॉन t2, है ना। दिस इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो इसकी वैसी डेफिनेशन थी सिंपल सी बिल्कुल। असल में ये जो चार्ल्स लॉ है ये पूरा का पूरा बेस्ड है इस वाले, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू V नोट प्लस V नोट अपॉन 273 इंटू टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये मेन मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है चार्ल्स लॉ की। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ चार्ल्स लॉ की। ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर increases or decreases by 1/273 of its value with each degree rise or fall in temperature, with each degree rise और फॉल इन टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा तो वॉल्यूम में इंक्रीज कितना हो जाएगा आपका, 1/273 का। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री कम हुआ आपका तो वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगा 1/273 का। गिवन मास ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, हाँ यही है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए अब यहाँ से मैं इसको, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा इसका। ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, गिवन मास ऑफ ए गैस एट, यहीं से एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273। तो जरा देखो इस वाले स्टेटमेंट को मैं जरा ठीक से लिखूं। ये हो गया VT, यहाँ पर क्या हो गया मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, V नोट is the volume at 0 degree Celsius, and T is the temperature in degree Celsius, डिग्री सेल्सियस में ये आपका टेम्परेचर है। और V नोट तो हो ही गया आपका, है ना। और VT is the volume
वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, इक्वेशन ऊपर थी आपकी यही, वी टी इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट इंटू टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 270। इधर ये हो गया आपका वी टी, वी नोट मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। 273 को मैंने इधर ऐड कर दिया, ये हो गया वी टी इक्वल टू वी नोट, और ये हो गया आपका 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, और अपॉन में हो गया आपका 273। ठीक है, अब यहीं से आप एक चीज को देखो जरा ध्यान से, जब डिग्री सेल्सियस में हम 273 को ऐड करते हैं तो टेम्परेचर किसमें बन जाता है आपका, केल्विन में ना। वी टी इक्वल टू वी नोट, और ये हो गया कैपिटल टी का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन। कैपिटल टी इज टेम्परेचर, इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है ना, ये केल्विन में टेम्परेचर हो गया आपका, और अपॉन में आ गया 273। तो अब देखिए जरा बात ध्यान से, वी नोट, वी कांस्टेंट है, इनिशियल वॉल्यूम है ना, 0 डिग्री पर फिक्स है आपका, और 273 भी फिक्स है। तो एक नया कांस्टेंट बन गया ना, वी टी इक्वल टू वी नोट अपॉन 273 और इंटू टी, और मैंने क्या लिख दिया, वी नोट अपॉन 273 क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हमने क्या लेट कर लिया, के। तो अब ये बन गया वी टी इक्वल टू के इंटू टी, है ना। वी टी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो फार्मूला क्या हो गया हमारा, वी के नीचे टी को लगाने की जरूरत है नहीं अब कुछ भी, तो खाली वी ही लिख दो आप ऐसे ही। और अब ये क्योंकि टेम्परेचर तो केल्विन में हो गया ना, तो अब यहाँ भी केल्विन में करना पड़ेगा। तो ये हो गया वी अपॉन टी इज इक्वल टू के, वी बाई टी क्या हो गया आपका कांस्टेंट। अब जरा यहीं से एक इस बात को देखो आप, ठीक है ना, ये क्या आ गया, अरे और ये देखो जरा यहाँ से देखो, ये तो v बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया हमारी दूसरी स्टेटमेंट से। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो ये वाला जो था आपका, ठीक है, ये क्या था आपका, वी टी इक्वल टू वी नोट, मैं लिखता हूँ यहाँ पर वी टी इक्वल टू वी नोट, और ये था आपका 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 270। अगर मैं टेम्परेचर माइनस 273 कर दूं, मैं लिख दूं यहाँ पर टेम्परेचर एट टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस 273 अगर मैं इधर रख देता हूँ तो देखिए क्या हो गया, वी टी इक्वल टू वी नोट, और ये हो गया 273 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। तो ये चीज क्या हो गई, जीरो, यानी कि वी नोट इंटू जीरो, यानी कि फाइनली क्या हो गया आपका, वी टी जीरो, है ना। तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है आपका, जीरो हो जा रहा है ना। यानी कि वॉल्यूम तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, यानी कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, लोवेस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। समझे कि नहीं, समझ बात आई मतलब आपको, इससे ये नीचे नहीं हो सकता। इससे नीचे नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो मैं लिख दूं इसी यहीं से एक नई चीज बताई गई है, एब्सोल्यूट जीरो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। प्रिसाइसली क्या होता है वैसे, ये प्रिसाइसली होता है -273.15, और 0 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, इज एब्सोल्यूट जीरो इज द लोवेस्ट पॉसिबल, is the lowest possible hypothetical temperature, lowest possible hypothetical
टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर at which मोलर वॉल्यूम बिकम्स जीरो, जिस पर क्या होता है, वॉल्यूम ही जीरो हो जाता है। तो अगर हम बात करें जरा यहाँ पर कर्व्स की, मैं आपको कर्व्स दिखाऊं, तो ये लिख लिया मैंने वॉल्यूम और ये लिख दिया मैंने टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या है आपका, डायरेक्ट रिलेशन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, है ना। तो ये हो गया आपका v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। फिर मैं लिख दूं यहाँ पर आइसो बार्स, तो मैं लिख दूं यहाँ पर प्रेशर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स, द प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स एट कांस्टेंट, सॉरी द वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व, है ना, द टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व, एक सेकेंड, द टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व, द टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व एट कांस्टेंट प्रेशर are called आइसोबार्स। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से वही है जो लास्ट टाइम मैं आपसे पूछ रहा था, यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूम और यहाँ पर लिख दिया हमने टेम्परेचर, ये हो गया आपका टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पर मैंने कर्व खींच दिया, एक ये खींच दिया मैंने, यहाँ पर टेम्परेचर हो गया T1, एक ये खींच दिया, टेम्परेचर हो गया T2, और एक ये खींच दिया, टेम्परेचर हो गया, सॉरी प्रेशर है ना, हाँ प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ पर प्रेशर P2, यहाँ पर प्रेशर P3। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा प्रेशर ज्यादा है और कौन सा प्रेशर कम है, वो आप बताओ मुझे। P1 P1 आपका सबसे कम है, P1 इज लीस्ट प्रेशर, है ना। तो हमने क्या करा है यहाँ ये पर, एक मिनट, ये सबसे ज्यादा P3 होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। P3 आप कह रहे हो सबसे ज्यादा, तो आपने आंसर ये दिया है कि P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, है ना। हम इस इक्वेशन को फॉलो करें, PV इज इक्वल टू nRT, तो n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और प्रेशर को हमने यहाँ पर क्या रख दिया, टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया। तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, तो इस पॉइंट पर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर सबसे कम हो गया, यहाँ वॉल्यूम सबसे कम है तो प्रेशर सबसे ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही है आपका आंसर, एकदम बिल्कुल ठीक है आंसर। ये आपने सही लिखा, तो मैं लिख दूं यहाँ पर P3 विल बी ग्रेटर देन P2 विल बी ग्रेटर देन P1। अब इसके बाद आता है आपका एब्सोल्यूट जीरो लोवेस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हो गया हमारा, और Vt के आगे आपका कांस्टेंट आ गया, है ना, V/T। तो अगर एक कर्व और खींचूं मैं, V/T वर्सेस T लिखूं या मैं V लिखूं, तो ये लाइन क्या आ जाएगी आपकी, कांस्टेंट। ये कर्व भी क्या रहेगा आपका, हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये है आपका चार्ल्स लो। तो चार्ल्स लो के लिए क्या है आपका, बस खाली आपको प्रेशर को कांस्टेंट कर लेना, यानी कि सिस्टम क्या होगा यहाँ पर आपका, ओपन सिस्टम होगा, है ना। जरा -273 केल्विन की भी बात करते हैं एक बार, -273 डिग्री सेल्सियस की। ये देखिए, वाई एक्सिस पर आपका वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पर है वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पर है आपका टेम्परेचर। इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर मैं लिख दूं 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर लिख दूं मैं 200 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पर मैंने लिख दिया 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही यहाँ पर हो गया -100 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट पर हो गया -200 डिग्री सेल्सियस, और इस पॉइंट पर हो गया आपका -300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा कर्व आ रहा है यहाँ से, है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते रहे, क्या रहा आपका, वॉल्यूम भी कम होता गया, वॉल्यूम भी कम होता गया, और इस पॉइंट पर आकर वॉल्यूम क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला दिया। तो ग्राफिकली आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, ठीक है ना। ग्राफिक थोड़ा सा इस लाइन को मैं ठीक कर दूं एकदम, उस लाइन को मैं सीधा कर दूं, यहाँ से इसको ऐसे खींचते चले गए, ये ठीक है ना। तो ये आपका एब्सोल्यूट जीरो है। इसी टेम्परेचर को मैं क्या लिख दूं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या, सब कुछ जीरो, वॉल्यूम भी जीरो आपका, जो कभी हो नहीं सकता। तो यस। ये चीज है आपको। चलिए, ये हो गया आपका कर्व, हो गया अलग अलग प्रेशर पर। और इसके बाद आता है यहाँ पर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। जब हम जो बलून्स का यूज करते हैं ना, मेट्रोलॉजिकल बलून्स, तो उसके अंदर इसी लॉ को, यही लॉ आपका फॉलो होता है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऑफ मेटेरोलॉजिकल बलून्स, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर वी यूज हॉट एयर इन मेटेरियोलॉजिकल बलून, जिनसे लोग हवा में उड़ते हैं, तो उसके अंदर हॉट एयर यूज करते हैं। तो हॉट एयर में क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस present inside increases। क्या करता है आपका, ये इंक्रीज करता है, ठीक है ना। सो द डेंसिटी ऑफ एयर inside the balloon decreases, hence balloon rises above। इसलिए बलून क्या करता है आपका, ऊपर राइज करता है। अब बताओ मुझे, जो आपकी साइकिल का जो टायर है ना, उसमें समर्स के टाइम पे कहा जाता है कि आप जो है एयर थोड़ी कम रखिए, और विंटर्स में जो है लोग वो ज्यादा रख लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, why it is advised to have lower pressure in tires during hot summer days। सर ऐसा इसलिए होता हाँ, है क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर भी ज्यादा होता है, उसकी वजह से टायर में टेम्परेचर अंदर ज्यादा होगा तो प्रेशर तो ज्यादा नहीं होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना आपका, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो उससे टायर क्या यस होगा आपका, एक्सपेंड होगा ना। तो हो सकता यस है टायर फट जाए आपका, सर। है ना। यस सर। तो आप प्रेशर पे कहां से पहुंच गए। चलो, प्रेशर ज्यादा सर होगा तो वो रबड़ को एक्सपेंड करेगा ना, तो रबड़ क्या हो जाएगी, फिर रप्चर हो जाएगी आपकी। हाँ,
है ना, ऐसे भी आंसर दे सकते हो आप इसका, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं चार्ल्स लॉ की, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, गैस का जो अंदर की जो गैस होगी वो एक्सपेंड होगी, तो उससे जो टायर की वॉल्स होंगी उन पे प्रेशर पड़ेगा, उससे हो सकता है वो रप्चर हो जाए, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर, इन हॉट समर डेज द टेम्परेचर इज हाई, इन हॉट समर डेज द टेम्परेचर is high, so the volume of air inside the tire increases, तो टायर के अंदर का जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, और hence the pressure on tire walls, increases, so the tire may get burst, तो हो सकता है कि आपके जो टायर हो वो क्या हो जाए, आपके बस्ट हो जाए, ठीक है ना। इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि आप समर्स में, गर्मियों के मौसम में प्रेशर को क्या रखें, कम रखें। इसके बाद आता है आपका एवोगैड्रोस लॉ, ये आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, बताओ जरा क्या होता है ये एवोगैड्रोस लॉ, बोलो। यस सर, ये लॉ होता है कि, एक मिनट, मुझे याद है एवोग्रेडो वैल्यू थी, मैंने पढ़ी थी इसके साथ। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है आपसे कि इसमें प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देता है, ये कांस्टेंट कर देता है। फिर कहता है जो वॉल्यूम जो है वो किसके साथ डिपेंड करता है, खाली नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो ये कहता है आपका अंडर सर मुझे इसकी फॉर्मूला याद है सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, अंडर सिमिलर ओके। कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, under similar conditions of pressure and temperature, equal volume of all the gases, equal volume of all the gases possess equal number of particles, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है आपका, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो V इक्वल टू क्या हो गया आपका Kn, ठीक है ना। K क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, N क्या है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल बोल दो आप। यस सर। और जो देयरफॉर और V by N। और जो आपका Na होता है जिसको आप बोलना चाह रहे हो 6.022 इंटू 10 की पावर 20, है ना, इसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। अब देखो मैं लिखूं यहाँ पर कंबाइंड गैस लो, मैं लिखता हूं यहाँ पर कंबाइंड गैस लो। कंबाइंड गैस लो का मतलब है हमने बॉयल्स और चार्ल्स को ऐड कर दिया, ये कौन सा लो है आपका, बॉयल चार्ल्स लो। तो बॉयल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, बॉयल कहता है वॉल्यूम वेरीज इनवर्सली विद प्रेशर, ये स्टेटमेंट कौन देता है आपको, बॉयल्स। और चार्ल्स क्या कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज बाय चार्ल्स, और ये बात किसने कह दी, बॉयल्स ने, ये बात बॉयल्स ने कह दी आपकी, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं,
तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, T अपॉन P, और यहां से क्या हो गया आपका V इज इक्वल टू K T बाई P को इधर ले आओ, तो PV अपॉन T क्या हो गया, कांस्टेंट है ना। दिस इज अ कंबाइंड गैस लो, दिस इज कंबाइंड गैस लो। तो यहां से हो गया आपका ये P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है ना। दिस इज कंबाइंड गैस लो। सर V1 इसके बाद N1 हाँ बोलो, याद रहेगा ये। यस सर। चलिए, इसके बाद आता है आपका फिर गे लुसेक्स एंड अमोंटन्स लो। ये कहता है गे लुसेक्स एंड अमोंटन्स लो। ये रिलेशन बताता है आपको प्रेशर और टेम्परेचर में, ठीक है ना, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है आपका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure the pressure of given mass of gas varies directly with temperature, varies directly with temperature। तो यहाँ पर हो गया आपका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P इक्वल टू क्या आ गया आपका KT, और फार्मूला बन गया हमारा P1 अपॉन T1 P2 अपॉन T2। तो कर्व क्या हो गया हमारा, यहाँ लिख दिया हमने प्रेशर, यहाँ लिख दिया टेम्परेचर डायरेक्ट, है ना, और वॉल्यूम को क्या कर दिया हमने कांस्टेंट। तो यहाँ पर आता है आपका आइसोकोर्स। ये कहता है आपका द प्रेशर टेम्परेचर कर्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द प्रेशर टेम्परेचर कर्व्स at constant volume are called isochores। इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोकोर बोलते हैं, ठीक है, आर कोल्ड आइसोकोर्स। चलिए, अब थोड़ी बात इससे आगे की आती है आपकी। और यहाँ पर बताओ आप, प्रेशर और टेम्परेचर क्या किसने ना वॉल्यूम कांस्टेंट करना है ना। चलो, तो यहीं पे खींच दूं मैं, ये जगह है ना, ये रहा प्रेशर, ये रहा टेम्परेचर, और अलग अलग वॉल्यूम पर मैंने खींच दिया, ठीक है ना। ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है। बताइए कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, कौन सा वॉल्यूम कम है। सर V3 वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे। V3 बिल्कुल सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहाँ है ना। या डायरेक्टली आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है ना। तो प्रेशर जितना ज्यादा कम तो वॉल्यूम कम, है ना, प्रेशर यस कम तो वॉल्यूम ज्यादा। तो ये यस हो गया आपका V3 से कम V2 से कम आपका V1, ये हो गया आपका आइसोकोर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट। मैं लिख दूं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट।
ये इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बात कौन कहता है आपका? बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात कौन कहता है आपका? चार्ल्स लॉ, है ना। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये बात कौन कहता है? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। तो इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग ऑल दिस थ्री लॉज, कंबाइनिंग दीज थ्री लॉ। अब एक बार देखो, आप कहोगे सर अब मोन्टन को क्यों नहीं किया? तो प्रेशर और टेम्परेचर आ तो गया, तो मोन्टन भी आ गया ऑटोमेटिकली इसके अंदर। तो कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एन और टी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया पी के। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या लिख दिया हमने? आर, आर एन टी डिवाइडेड बाई पी। ये हो गया आर एन टी डिवाइडेड बाई पी, जहां पर क्या बोलते हैं? आर इज कोल्ड गैस कांस्टेंट। आर को क्या बोलते हैं हम? गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू क्या होती है? 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और आर की एक वैल्यू ये भी होती है 0.0821, ये होता है लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है यूनिट से इसकी। तो पी को मैं उधर ले चलूं तो ये हो गया पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। ये हमारे पास रहेगी एक आइडियल इक्वेशन। तो P इज द प्रेशर ऑफ गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें वैसे एनक्लोज्ड है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। चलिए इसके बाद है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ ए गैस। इसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ ए गैस। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ ए गैस। तो देखो लिखो यहाँ से फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गया PV। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास RT। m को उधर ले चलूं, v को इधर ले आऊं मैं, तो m तो जाके मल्टीप्लाई हो गया PM, और ये हो गया W बाई V RT। तो W क्या है? गिवन मास, V क्या है? वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाता है? डेंसिटी। तो PM इज इक्वल टू DRT, इसको आप ध्यान रखेंगे, PM इज इक्वल टू DRT। तो ये रिलेशन हो गया आपका। तो मोलर मास देखिए कांस्टेंट ही है, R कांस्टेंट ही है, T कांस्टेंट ही है ना। तो मैं लिख दूं M R एंड T, R कांस्टेंट, है ना। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? DRT अपॉन F, और ये सारा कांस्टेंट है। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? K इंटू D, है ना। और K को हटा दिया तो क्या आ गया मेरा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। समझ गए? चलिए ये हो गया का। अब इसके आगे है, ये चीजें हो गई आपके आइडियल गैस इक्वेशन हो गई, और इसके बाद तो न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे कुछ। चलो इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद। ये कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है? अगर किसी कंटेनर के अंदर मैंने गैसेस भर दी,
जैसे ये एक कंटेनर है, यहाँ पर मैंने गैसेस भर दी, ए गैस भर दी, बी गैस भर दी, सी गैस भर दी। तो जो पी टोटल होगा, ठीक है ना, जो पी टोटल होगा वो क्या होगा आपका, पी टोटल मतलब प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर। ये हो जाएगा ए गैस का प्रेशर प्लस बी गैस का प्रेशर प्लस सी गैस का प्रेशर। यही आपसे डाल्टन कहता है। डाल्टन कहता है ए मिक्सचर द टोटल प्रेशर, द टोटल टोटल pressure exerted by the total pressure exerted by a mixture of two or more non-reacting gases, ठीक है ना, enclosed gases mixture enclosed in a vessel, enclosed in a enclosed in a vessel, ठीक है ना, is equal to algebraic is equal to sum of is equal to sum of individual partial pressure of each gas, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। यानी कि पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सी। ये क्या है आपका डाल्टन लो। समझ में आ गया डाल्टन लो? आसान सी चीजें बिल्कुल एकदम, है ना। ओके। चलिए इसके बाद एक रिलेशन हम और निकालते हैं। यहाँ पर मैं लिखूं यहाँ पर, और ठीक है मैं लिख दूं यहाँ पर, लेट ए वेसल हैज वॉल्यूम V and A, B and C are three non-reacting gases filled in it. Then तब क्या हो जाएगा, पहली चीज तो ये आ गई आपकी, P टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, अब मैं लिखूं यहाँ पर फोर आइडियल गैसेस। मैं लिख दूं यहाँ पर फोर इंडिविजुअल गैसेस अप्लाइंग या यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करने का। तो क्या हो गया, पी ए इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो गैस ए के लिए क्या हो गया, पी ए वी एन ए आर टी। तो पी ए क्या हो गया मेरा, एन ए आर टी अपॉन वी, है ना। और इसी के बाद मैं लिख दूं यहाँ पर सिमिलरली पीबी क्या हो गया आपका, एन बी आर टी अपॉन वी, और पीसी क्या हो गया आपका, एन सी आर टी अपॉन वी। अब देखो ये वाली इक्वेशन तो हो गई आपकी 2 और ये वाली इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, ये वाली इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 2 को मैं 1 से डिवाइड कर दूं, मैं लिख दूं यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन 2 में है पी ए, ठीक है ना। पी ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन ए आर टी अपॉन वी, और इसको हमने डिवाइड कर दिया पी टोटल, यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया पी टोटल, और यहाँ पर आ गया आपका देखिए पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, और यहाँ पर आ गया आपका पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सी। तो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पी ए अपॉन पी टोटल इक्वल टू हो गया एन ए आर टी अपॉन वी, और पी ए पी बी सी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो गया आपका एन ए आर टी अपॉन वी प्लस एन बी आर टी अपॉन वी और प्लस में एन सी आर टी अपॉन सर ये वी। थोड़ी लंबी फॉर्मूला है। हाँ ठीक है ना, नहीं मैंने पी ए की वैल्यू रख दी ना, अब मैंने पी ए की वैल्यू रख दी ना, यहाँ पर मैंने पी ए की वैल्यू रख दी, समझे। या इसको ऊपर ही रिड्यूस कर लो थोड़ा सा, यहाँ भी रिड्यूस कर सकते हो इसको, सारी वैल्यूज रख के, कोई बात नहीं, हम यहाँ रिड्यूस कर दे रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये हो गया आपका पी ए अपॉन पी टोटल, ये हो गया एन ए आर टी अपॉन वी। सब में से मैं आर टी अपॉन वी निकाल लूं कॉमन, तो ये आर टी अपॉन वी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। देखिए v ऊपर चला जाएगा तो v से v कट गया, r से r कट गया आपका, तो आर टी अपॉन वी कट गया आपका, और ये आ गया पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए अपॉन पी टोटल, पी टोटल, और ये हो गया एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये एन टोटल हो गया ना नीचे, तो ये हो गया पी ए अपॉन पी टोटल इक्वल टू हो गया एन ए अपॉन एन टोटल, है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं ना, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए यस अपॉन एन सर। टोटल, क्या हो गया मोल फ्रैक्शन। तो ओके सर। पी ए अपॉन पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। ये डाल्टन लॉ की हमारे पास क्या आ गई, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आ गया, ठीक है ना। चलिए बहुत लंबा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। न्यूमेरिकल्स में देखिए एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी है आपके पास या सॉफ्ट कॉपी है। एनसीईआरटी मेरे पास ये मुझे निकालना पड़ेगा वो आपके अच्छा एक कोई मिनट बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वेट। क्वेश्चन देखते चले जाओ डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन में लिखता चला जाता हूँ। 5.1 ये देखिए न्यूमेरिकल, ये कहता है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, व्हाट विल बी द minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये कहता है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, कि 500 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 500 लीटर गैस पर
मैं कितना मिनिमम प्रेशर लगाऊं कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, 200 हो जाए, और फाइनल प्रेशर क्या हो जाए आपका 1 बार, एट 1 बार, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए 500 ऑफ एट 1 बार, है ना। तो हमें दे रखा है वॉल्यूम 1 कितना, 500 डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर तो हमें पूछ रहा है कि कितना लगाना है ना। तो पहले गैस कितने प्रेशर पे थी, 1 बार पे, तो P1 हो गया आपका 1 बार, और V2 कितना, 200 डेसीमीटर क्यूब, और आपसे क्या पूछ रहा था, P2 कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा इसके लिए। टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं, देखो टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस ही है ना। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ लगाते हैं, बॉयल्स लॉ। तो मैं लिख दूं यहाँ पर यूजिंग बॉयल्स लॉ, यूजिंग बॉयल्स लॉ, ये हो गया आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P2 इक्वल टू क्या हो गया मेरा, P1 V1 अपॉन V2। तो P1 हमें दे रखा था यहाँ पर 1 बार, 1 बार, वॉल्यूम था 500 डेसीमीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम कितना था, 200 डेसीमीटर क्यूब। ये कट गया आपका, और कितना आ गया ये, तो P2 इक्वल टू आ गया 2.5 ATM। यानी कि प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा आपको, डबल लगाना पड़ेगा, समझ गए। 2.5। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5.2, शुरू में 2 क्वेश्चन आसान है वैल्यू पुट करने वाले, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आएंगे। 5.2 ये इसके अंदर कहता है ए वेसल ऑफ 120 ml capacity contains certain amount of gas, contains certain amount of gas at 35 degrees Celsius, at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure, and 1.2 bar pressure। यानी कि 120 ml गैस एक वेसल के अंदर है, इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और 1.2 बार प्रेशर पर भरा गया है। फिर ये बोलता है द गैस इज ट्रांसफर्ड, द गैस इज ट्रांसफर्ड, द गैस इज ट्रांसफर्ड टू another vessel, to another vessel of volume 180 ml, of volume 180 ml, यानी कि दूसरी वेसल में डाल दिया जिसका एक वॉल्यूम 180 ml है, एट 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर 35 ही है, वट वुड बी इट्स प्रेशर। ये कहता है वट वुड बी इट्स प्रेशर। तो टेम्परेचर देखिए, सेकंड वेसल में भी 35 है और पहली वेसल में भी 35 है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर T इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर V1, V1 पहले वेसल का वॉल्यूम कितना था, 120 ml, और प्रेशर इसके अंदर था आपका 1.2 बार। अब दूसरी वेसल में इस गैस को ट्रांसफर कर दिया, तो उसका वॉल्यूम है 180 ml। तो ये पूछ रहा है कितना प्रेशर होगा इसके अंदर, तो P2। तो हमारा रिलेशन अब हम यूज कर लेंगे यहाँ पर बॉयल्स लॉ, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी चीज है।
P1 V1 अपॉन V2। तो P1 है 1.2 बार, V2 है 120, V1 और V2 है आपका 180, यही है आपका। तो ये आ गया आपका 1.2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, 1.2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, 0.8, यानी कि 0.8 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5.3 ऑलरेडी डन। मैं लिख दूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5.3 ये हो चुका है आपका नोट्स में अभी जो, ठीक है ना, डन, डन अर्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5.4 पर। अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। 5.4 ये कहता है एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ density the density of certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of dinitrogen as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide? What is the molecular mass of oxide? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड। तो देखिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको। ये बोलता है टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं इसने, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड। तो ये बोलता है आपका टेम्परेचर रखा है इसने 0 डिग्री सेल्सियस, और बोलता है डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड, ठीक है ना, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डाइनाइट्रोजन। ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि ऑक्साइड की डेंसिटी किसके बराबर है, डाइनाइट्रोजन की डेंसिटी। और ऑक्साइड का प्रेशर लिख देता है यहाँ पर, प्रेशर ऑफ ऑक्साइड 2 बार एंड प्रेशर ऑफ डाइनाइट्रोजन 5 बार। और पूछता है आपसे मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड। आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना है, और मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन ये तो हमें पता है कितना होता है 28। दोनों की डेंसिटी बराबर है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, ये करा था ना हमने, PM इज इक्वल टू DRT, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया PM अपॉन RT। अब मैं लिख दूं यहाँ पर 4 ऑक्साइड, ये बन गया डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड। और ऑक्साइड का प्रेशर कितना था आपका 2 बार, मोलर मास हमें पता नहीं, R तो कांस्टेंट ही है, और टेम्परेचर 0 डिग्री रखा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है। तो ये तो हो गया ऑक्साइड का। और फिर मैं लिख दूं यहाँ पर 4 नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस के लिए क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन P, नाइट्रोजन का प्रेशर है आपका 5 बार, मोलर मास हमें पता ही है 28 होता है, R और T दोनों के लिए सेम है आपका, है ना, क्योंकि उनको एक ही वेसल के अंदर रखा गया है आपका। अब हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें। और मैं लिख दूं यहाँ पर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो गया इक्वेटिंग इक्वेशन
1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 यानी कि ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ N2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड। तो डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन हो गया 5 क्रॉस 28 अपॉन RT और डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड हो गया आपका 2m अपॉन RT, 2 क्रॉस m अपॉन RT। तो RT से RT ये कट गया 14, तो 14 5 जा 7, तो मोलर मास कितना है आपका 70 ग्राम। ठीक है, समझ आ गया आपको ये वाला? 14 इंटू 5 70 होता है, एक मिनट से। हाँ और ये क्या, सर। ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5.5, क्वेश्चन नंबर 5.5। बाकी आप ट्राई करोगे घर से इसके, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, ये कहता है प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, pressure of 1 gram of an ideal gas A at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar, is found to be 2 bar when 2 gram of another ideal gas, when 2 gram of another ideal gas, when 2 gram of another ideal gas B is introduced, B is introduced in the same flask, in the same flask, thus at the same temperature, at the same temperature, the pressure becomes 3 bar, the pressure becomes 3 बार। प्रेशर कितना हो जाता है 3 बार। तो कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस, ये कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस, बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। समझिए, मैं इसकी इंफॉर्मेशन लिखता हूं यहाँ पर। पहला क्या है, एक वेसल के अंदर गैस ए डाली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है आपका मास ऑफ गैस ए 1 ग्राम। 1 ग्राम जो है गैस ए का मास है। और तो टेम्परेचर जो रखा गया है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और प्रेशर जो गैस ए का मिला वो क्या मिला 2 बार। अब इसके अंदर दूसरी गैस भी डाल दें 2 ग्राम, यानी कि गैस बी जो डाली है वो 2 ग्राम है। और टेम्परेचर बोलता है सेम है, सेम टेम्परेचर पर उसको ऐड किया गया है। और सेम फ्लास्क भी है, तो वॉल्यूम तो सेम ही है जब एक ही फ्लास्क के अंदर डाला गया है। अब बोलता है प्रेशर बिकम्स 3 बार, यानी कि अब उसको डालने के बाद पी टोटल कितना हो जाता है 3 बार, ठीक है ना। और आपसे कहता है कि इन दोनों के मोलर मास के बीच में रिलेशन निकालो, यानी कि एम ए अपॉन एम बी। बताइए क्या आएगा। तो देखो यहां से दूसरी चीज आपको क्या दिया, पी टोटल इज इक्वल टू 3 बार। तो अगर मैं डाल्टन लॉ को लगाऊं तो पी टोटल क्या है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 3 मतलब बार, असल में है पी ना। भी है 1। और बिल्कुल, तो पी ए था 2 और प्लस पी बी ये 3 बार था। तो पी बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, पी बी इक्वल टू 1 बार।
तो अब हमें इसके अंदर दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 4 गैस ए, 4 गैस ए, ये हो गया पी ए, वॉल्यूम सेम ही है, और एन 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 ए आर टी, तो एन ए को मैं लिख दूं पी ए वी, एन क्या हो गया आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास आर टी, है ना। तो ये हो गया पी ए, प्रेशर ऑफ गैस ए आपका 2 बार था, वॉल्यूम वो फिक्स है, डब्ल्यू ए कितना ग्राम डाला था इसका 1 ग्राम, मोलर मास का हमें पता नहीं, और आर टी, ये हो गई इक्वेशन 1। और फिर मैं लिख दूं यहाँ पर 4 गैस बी, बी गैस के लिए ये हो गया आपका पी बी, इसको सॉरी पी बी इंटू वी, ये हो गया पी बी इंटू वी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी। तो पी बी आ गया हमारा 1 बार, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम ही है, डब्ल्यू बी कितना 2 ग्राम डाला था, मोलर मास का हमें पता नहीं, और आर टी इक्वेशन 2, टेम्परेचर सेम ही है दोनों का। अब इन दोनों को डिवाइड कर दूं मैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हो गया आपका 2 क्रॉस वी आर टी अपॉन एम, ये हो गया 2 क्रॉस वी, और यहाँ से हो गया आर टी अपॉन एम ए, और इससे डिवाइड कर दूं मैं दूसरी इक्वेशन को, ये हो गया आपका 1 क्रॉस वी इक्वल टू 2 आर टी अपॉन एम बी। तो वी से वी कट गया, ये हो गया 2, और आर टी से आर टी कट गया, और ये हो गया आपका एम बी पलट के ऊपर चला जाएगा एम बी, और नीचे रहेगा आपका एम ए, है ना, और यहाँ पर बी 2, ये उधर चला जाएगा आपका। तो यहाँ से आ गया आपका 4 एम ए इज इक्वल टू एम बी, ठीक है ना, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। चलो और क्वेश्चन आप ट्राई करना इसके 5.6 से लेकर 5.118 तक, ठीक है ना, 5.6 से लेकर 5.18 तक आप ट्राई करना, फिर आपसे जो ना हो वो मुझसे पूछना, ठीक है। बाकी ये होमवर्क रहेगा आपका, ये काम करके आप, और क्या कहते हैं पीडीएफ स्कैन करके मेरे पास पीडीएफ बना के भेजोगे, फिर मैं चेक कर पाऊंगा, ठीक है ना। फोटो भेजोगे तो चेक नहीं कर पाता मैं, पीडीएफ बना के भेज दोगे, फिर पीडीएफ में चेकिंग हो जाती है, इसलिए समझे। अरे मैंने वो स्कैन करके भेजा था आपको, कैम स्कैनर एक आपको देखो व्हाट्सएप किया था मैंने, कैम स्कैनर। मैं इसको यूज करना है, कोशिश करूंगी फिर भेजना। हाँ यूज कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। क्या आप मुझे ये भेज सकते हैं जो आपने लिखा? हाँ मैं तो हर क्लास में भेजता हूँ मैं, वीडियो भी आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, ठीक है, ओके।